मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य दिखाने के लिए y को x से प्लेस कर दो। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक का मतलब क्या, जैसे आपने देखा हो ना, संक्रामक बीमारियां जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, एक से दूसरे को ही, दूसरे से तीसरे को हो गई, तो वैसे ही है भैया ये, है ना, एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, मतलब जो बीमारी पहले को थी वही तीसरे को हो गई, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये संक्रामक यानी ट्रांजिटिव है। अब इसको याद करने का तरीका क्या था, है ना, इन सभी के नाम में अगर कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन भैया 5 का 3 गुना हो जाएगा 15। अब x तो ठीक है 5 भी हो सकता है, लेकिन y भी तो a से आ रहा था, अब इसके पास 15 है ही नहीं। हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल, कैसा लग रहा है क्लास 12th में आके। क्लास 11th आपकी कंप्लीट हो गई है, हो सकता है रिजल्ट अभी ना आया हो, लेकिन एग्जाम्स लगभग सभी के खत्म हो चुके होंगे, और मैंने यहाँ पे आपकी जो तैयारी है क्लास 12th की वो शुरू करा दी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम टाइम टू टाइम सब कुछ करते रहेंगे जो भी क्लास 11th मैथ्स के लिए, क्लास 12th मैथ्स के लिए जरूरी होगा। देखो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, मेरा दिमाग फिर से वही 11th में चला जा रहा है ना। आपके साथ भी कुछ दिन ऐसा होगा, आप क्लास 12th में आ गए होंगे, लेकिन बहुत बार क्लास 11th दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये फील करो कि अब आप क्लास 12th में आ गए हो, ये आपके स्कूल का आखिरी साल है। और जैसे कि मैंने इस ईयर के शुरुआत के लिए जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि ये जो क्लास 12th है आपके स्कूल का आखिरी ईयर है, स्कूल लाइफ का आखिरी साल है, तो आप इसको अच्छे से जियो, एंजॉय करो। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप टाइम से अपनी पढ़ाई करते रहो, ताकि आपको दिमाग पे कभी प्रेशर ही फील ना हो पढ़ाई का, और आप इस पूरी जर्नी को, क्लास 12th की जर्नी है, इसको एंजॉय कर पाओ। और मैथ्स की जिम्मेदारी आप छोड़ दो मुझ पर, ठीक है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि भैया क्लास 12th मैथ्स आपको कहीं से भी टफ नहीं लगेगी, इतनी सी भी टफ नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक वादा करना होगा कि आप यहाँ पे जो लेक्चर है वो रेगुलर देख रहे हो, नोट्स वगैरह बना रहे हो, टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, और जो भी चीज़ आपको कठिन लग रही है वो कमेंट्स में मुझसे पूछते रहना, मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं, है ना, 1.1 की। अब जो 1.1 है ना भाई, काफ़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, तो एक लेक्चर में तो नहीं हो पाएगी। इवन इस लेक्चर में, सिर्फ इस लेक्चर में मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन कराऊंगा। आप कहोगे अरे सिर्फ पहला क्वेश्चन, अरे पहला जो क्वेश्चन है ना, इसके कई सारे पार्ट हैं, है ना। इसके शुरुआत में 4 पार्ट हैं, फिर जो 5वां पार्ट है उसके भी 5 पार्ट हैं, मतलब टोटल 9 पार्ट हैं। तो इस एक क्वेश्चन की अगर मैं सभी पार्ट्स को कराऊं तो लगभग 1 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। लेकिन ये जो एक क्वेश्चन है ये आपको इतना कुछ सिखा के जाएगा, जिस भी कॉन्सेप्ट के बारे में ये है वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करके जाएगा ये एक क्वेश्चन। और एग्जाम में, यकीन मानो, एग्जाम में यहीं से जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहीं से, है ना, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये मत समझना कि इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन करने वाले हैं, असलियत में ये 9 यानी कि 9 क्वेश्चंस के बराबर है, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। और एक बात और बता दो भैया, टेलीग्राम चैनल अपना सेम रहेगा, वही @हिंदी मीडियम आर्मी, यहाँ से आपको PDF मिल जाया करेगी। तो फिर से बोल रहा हूँ भैया, जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दो, है ना। अगर आप अभी तक सो रहे हो तो थोड़ा जाग जाओ, क्योंकि अभी आप क्लास 12th में आ गए हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो। और रही बात मेरी, तो पूरे साल, है ना, पूरे साल मैं आपको गाइड करता रहूँगा, अभी से लेके, अभी तो शुरुआत हुई है, जब तक आपके बोर्ड्स एग्जाम हो नहीं जाते, रिजल्ट्स आ नहीं जाता, तब तक मैं आपको चीज़ें टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा भरोसा रखना। एक बात और बोलनी थी यार, अभी जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है ना इस चैनल पर, काफ़ी अच्छा हुआ है, मतलब पहले भी ठीक था, लेकिन अभी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं व्यूज़ वगैरह, ठीक है, कमेंट्स वगैरह, लाइक का रेशो वगैरह, मतलब सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। अभी मैं भी जस्ट शिफ्ट हुआ हूँ गाँव में, है ना, क्योंकि शहर में भी किराया वगैरह की प्रॉब्लम थी, अभी उतनी इनकम नहीं हो रही थी, तो यहाँ से मैं भी अभी धीरे धीरे सब कुछ सेटअप कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट ऐसे करते रहोगे तो ये धीरे धीरे सेटअप्स और अच्छे, सेटअप जो है और अच्छा होता जाएगा, और मैं अपनी तरफ से जितनी भी मदद कर पाऊंगा वो मैं करूँगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, मैथ्स की टेंशन आप मुझ पर छोड़ दो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें बोला गया, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखो रिलेशन यानी संबंध के बारे में बोला गया है। अब रिलेशन यानी कि संबंध, स्वतुल्य कब होता है, सम्मित कब होता है, संक्रामक कब होता है, ये सब चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर दी थी, बट फिर भी क्योंकि ये पूरे का पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, तो एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, फिर क्वेश्चन करेंगे, आपको और मजा आएगा। और जिन बच्चों की चीजें आती हैं वो सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है यहाँ पे, उस पर आप डायरेक्ट जा सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। मान लो कोई समुच्चय A पर परिभाषित संबंध है R, मतलब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिलेशन यानी कि संबंध R किसी समुच्चय पर बोल दिया जाए या फिर में बोल दिया जाए, है ना, ऐसा कुछ नजर आ, जैसे A पर, तो इसका मतलब होता है कि रिलेशन A to A ही है। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि कोई रिलेशन A से B में जा रहा है
है ना, तो यहाँ पे बी की जगह भी ए होगा। अगर यहाँ पर ए पर बोल दिया गया है, इसका मतलब आप समझ जाना पहली बात, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि ए पर कहने का मतलब है ए टू ए। पहली बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आपको इतना क्लियर हुआ सर, जैसे ही आपको इतना क्लियर हुआ, अब आपको तीन चीजें समझनी है कि वो जो रिलेशन है यानी संबंध है, ये रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य कब होगा, सिमेट्रिक यानी कि सममित कब होगा, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक कब होगा, है ना। तो डिटेल में अगर जानना है तो आप पिछला लेक्चर देख लेना, लेकिन यहां से मैं आपको बताता हूं। जैसे समझो कि अगर मान लो रिलेशन में, है ना, रिलेशन में कुछ भी आ रहा है, मान लो यहाँ पे आया ए कोमा बी, है ना, इसके आगे इसकी डेफिनेशन लिखी होगी रिलेशन की, मान लो थोड़ी देर के लिए, और रिलेशन ए टू बी डिफाइंड होता, पहले जल्दी से इसको देखो, ए टू बी डिफाइंड होता, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो ये ए होता है ना, जो ये ए होता है यानी कोमा के पहले वाला जो रिलेशन में आ रहा है, ये आता है इससे, और जो बी है ये आता है इससे। लेकिन अपने क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में देखोगे कि ये दोनों चीजें सेम दिख रहेंगी। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे जेड होगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये दोनों चीजें उसी सेट से आ रही होंगी। क्यों? कि अगर ए टू ए डिफाइंड है तो मतलब ये ए यहाँ से आ रहा है और ये बी भी यहीं से आ रहा है, ए से ही, दोनों ए है। तो ये बात ध्यान में रखना। अभी ये सब चीजें बतानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये चीजें बेस है भाई। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है, ठीक है, मोटा मोटा, कि अगर कोई भी एलिमेंट ए के पास है, मतलब यहां से अगर आप देख रहे हो और उसका डबलेट रिलेशन में हो, उसका डबलेट रिलेशन में हो, मतलब ए कोमा ए रिलेशन में हो, दोनों जगह ही ए हो, है ना, कहां पे? रिलेशन में, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य है यानी कि रिफ्लेक्सिव है। मतलब जितने भी एलिमेंट आपको सेट ए में नजर आ रहे हैं, रिलेशन के अंदर उनका डबलेट होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर ए के पास 1 2 3 है, तो मेरे कहने का मतलब है रिलेशन के पास कम से कम इतना तो होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी हो नहीं हो मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। अगर इसके पास 1 2 3 है तो मतलब जितने एलिमेंट ए के पास है उन सभी का डबलेट अगर रिलेशन के पास है यानी संबंध के पास है, तो हम बोलते हैं कि वो रिलेशन स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव कहलाती है। मैं हर लेक्चर में इस चीज पे रिपीट नहीं करूंगा इस बात को, इसलिए अभी बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना भाई, ठीक है। और क्योंकि हम तैयारी बिल्कुल सही टाइम पे कर रहे हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है ना, अभी आपका ये रिजल्ट भी नहीं आया क्लास 11th का, तो यकीन मान के चलो अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, है ना, एग्जाम टाइम आने तक आप बहुत कुछ कवर कर चुके होगे, ठीक है। बस लेट मत करना इस बार, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, नहीं भी आया होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लेना। तो पहली चीज क्लियर हो गई, रिफ्लेक्सिव वाली बात, है ना, रिफ्लेक्सिव वाली बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं, है ना, अब बात कर लेते हैं सममित यानी कि सिमेट्रिसिटी कैसे होती है। देखो सममित का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो ए के पास A1 A2 है, ठीक है, और A1, A2 अगर रिलेशन में है, A1, A2 अगर रिलेशन में है, तो ये इंप्लाई कर दे या फिर इसकी मदद से हम कहीं से ये डिफाइन कर पाए कि भाई A2 A1 यानी कि इसका उल्टा भी रिलेशन में है। ध्यान से देखो, यहाँ पे A1 पहले A2 बाद में, यहाँ पर क्या A2 पहले A1 बाद में, तो मतलब अगर ये है तो इसको पलट दो, है ना, A2 को पहले लिखो, A1 को बाद में लिखो। अगर ये है तो इसका उल्टा भी अगर रिलेशन में है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। मतलब क्या कि जैसे अगर मान लो रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन में 3 2 है तो 3 3 2 3 भी होना चाहिए, है ना। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, जितने भी जोड़े हैं उन सभी का उल्टा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि वो सममित यानी कि सिमेट्रिक है। बात समझ में आ रही है? आगे अगर मैं बात करूं तीसरे हिस्से की, है ना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हिस्सा संक्रामक, है ना, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव कब कहलाता है। और इनको याद करने का ट्रिक भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, फिर भी यहां पर भी बता दूंगा, ध्यान से देखो, ठीक है। संक्रामक के लिए क्या देखोगे आप कि आपको ये देखना होगा कि A1 A2 रिलेशन में हो, है ना, रिलेशन में हो, एंड देखो ये 2 पे खत्म हुआ, अगला वाला 2 से शुरू कर दो, यानी कि A2 A3 भी रिलेशन में हो। अगर ऐसा हो तो ये इंप्लाई कर दे किसी तरह से, देखो A2 A2 तो एक जैसा है, अलग क्या है, A1 A3, तो ये अगर इंप्लाई कर दे कि A1 A3 भी रिलेशन में है, कब? जब A1 A2 A3 सेट A से आ रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये संक्रामक यानी ट्रांजिटिव है। अब इसको याद करने का तरीका क्या था, है ना, इन सभी के नाम में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो इन सभी को याद करने का तरीका क्या था भाई, है ना, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए
तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करो पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो मैंने आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताया था सर, है ना। और वो जो ट्रिक है ना, वो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो इनके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, स्वतुल्य, है ना। स्वतुल्य में क्या आ रहा है, स्व आ रहा है, यानी स्वयं। जैसे स्वयं होता है ना, स्वयं, तो मतलब क्या, ए जो होगा स्वयं ए के साथ होगा, ए जो होगा वो स्वयं ए के साथ है, यानी स्वयं के साथ है ना, खुद के साथ है, तो स्वयं तुल्य, जिसमें दो बार ये ए आ रहा है, स्वयं तुल्य, है ना। ऐसे ही सर संक्रामक याद करना देखो आसान है। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक का मतलब क्या, जैसे आपने देखा हो ना, संक्रामक बीमारियां जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, एक से दूसरे को ही, दूसरे से तीसरे को हो गई, तो वैसे ही है भैया ये, है ना, एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, मतलब जो बीमारी पहले को थी वही तीसरे को हो गई, है ना। तो मतलब ये संक्रामक यानी ट्रांजिटिव वाला केस हो गया, है ना। सिमेट्रिसिटी आप जानते हो, आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, है ना। सिमेट्रिक फिगर जैसा इस तरफ से दिखती है वैसा उस तरफ से दिखते हैं, उलटने से फर्क नहीं पड़ता। कुछ वैसा ही यहाँ मान लो कि अगर A1 A2 है तो उलटा भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है A2 A1, ये हो गया सममित सिमेट्रिक। आगे बात समझ में। और एक चीज और याद रखना, वो रिलेशन या वो संबंध जो स्वतुल्य भी हो यानी कि, और सममित भी हो और संक्रामक हो यानी कि तीनों हो, है ना, तीनों हो, उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, है ना। इंग्लिश भी देखते चलो, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपका मीडियम चेंज करना पड़े, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्लियर होगी बात इतनी। तो यहां से देखो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी जल्दी जल्दी। समझते हैं पहले, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। यहां पर क्या बोला गया है, समुच्चय ए इतना है, मतलब ए कोई समुच्चय है सर, उसके पास जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, 1 आ रहा है, इसके पास 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऐसे करते करते करते, है ना, कहाँ तक गया है, 13 14 तक गया है भाई। ठीक है, ये हो गया सेट ए। अब कह रहा है इसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। मैंने क्या बोला, किसी समुच्चय पर आ जाए या किसी समुच्चय में आ जाए कोई संबंध, है ना, किसी में कोई संबंध आ जाए, उसका मतलब होता है कि जो संबंध है ना भैया, जो रिलेशन है वो उसी समुच्चय से उसी समुच्चय में गई है, यानी ए से ए में ही जा रहा है। समझ में आ गया। ए से बी में जैसे परिभाषित होता ना कि यहाँ पर एक सेट ए होता था, एक सेट बी होता था, तो ए से बी में आप परिभाषित करते थे, याद आ रहा है कुछ, तो वैसे यहाँ पर ए टू ए ही है। क्लियर हो गई बात। अब डेफिनेशन जो दी गई होती है वो इंपॉर्टेंट होती है कि भाई जो रिलेशन है वो डिफाइन किस तरह से किया गया है। डिफाइन कैसे किया गया है, ठीक है, कि भैया इसमें दो चीजें आएंगी, एक एक्स रहेगा एक वाई रहेगा, एक्स वाई से रिलेटेड होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई से रिलेटेड होगा। संबंध में क्या दिखाते हैं कि भाई एक्स वाई से किस तरह से रिलेटेड है, किसी एक समुच्चय का एलिमेंट दूसरे समुच्चय के एलिमेंट से किस तरह से रिलेटेड है, वो ये रहा। मतलब पहला एक्स होगा दूसरा वाई होगा। एक्स और वाई कैसे रिलेटेड होंगे, एक्स के 3 गुने में से अगर वाई घटाया जाए और 0 आ गया, वही एक्स वाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना। इसको कहने का मतलब क्या होता है कि देखो कि अपने पास ये जो चीज होती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो डेफिनेशन होती है ये क्या है, इसको उठाओ। ये क्या है सर, यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर 0। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ y बराबर 3x हो जाएगा, y बराबर 3x। तो कहने का मतलब है यहाँ पे वही एक्स वाई आएंगे जहां पे yx का 3 गुना हो। तो क्या क्या लिख सकता हूं भैंस की आंख में, यहाँ पर मुझे बता दो। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है भाई, कुछ डरने वजह जैसा है ही नहीं। बस आपको ये समझ लेना है कि कोमा के पहले वाला यहां से आता है, कोमा के बाद वाला यहां से आता है। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों सेम होंगे, किसी में अलग होंगे, लेकिन आपको मान के चलना ये वाला यहां से, ये वाला यहां से। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है इस बात की, क्यों, क्योंकि दोनों ही ए है। लेकिन अगर यहाँ पे बी होता तब आपको वहां पे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई वो बी से आएगा, ध्यान रखना। अब ये दोनों ही ए से हैं, तो मतलब क्या है साहब, आप क्या करो, आपको ये मिल गया ना, y बराबर क्या है 3x, यानी कि y x का 3 गुना है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, क्यों, क्योंकि 1 देखो x कहां से आएगा, a से, a के पास 1 है, हाँ, तो x की जगह मैं 1 रख दूं तो y कितना हो जाएगा, 3 गुना में 1 यानी कि 3। अब आप फिर से समझो, जो y है वो कोमा के बाद वाला है देखो, और कोमा के पहले जो है वो x की वैल्यू है। अगर x 1 होगा तो y क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 यानी 3। इसको आप ऐसे समझ लो सीधा सीधा यार कि y x का 3 गुना है। तो अगर x 2 होगा, क्या x 2 हो सकता है, हाँ, क्योंकि x आ रहा है a से, a के पास 2 है,
तो y कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा भाई। अगर x 3 हुआ, क्या x 3 हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि a से आ रहा है। तो y कितना हो जाएगा, 3 का 3 गुना यानी कि 9। अगर y 4 हो, x 4 हुआ तो y उसका 3 गुना 12 हो जाएगा। इससे आगे हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते सर? क्योंकि अगर मैंने गलती से भी यहाँ पे 5 लिखा तो मुझे पता भी नहीं लगेगा कि भाई 5 तो ठीक है, मुझे ऐसा लगेगा 5 तो ठीक है, क्योंकि x a से आ रहा है, a के पास 5 है। लेकिन भैया 5 का 3 गुना हो जाएगा 15। अब x तो ठीक है, 5 भी हो सकता है, लेकिन y भी तो a से आ रहा था। अब इसके पास 15 है ही नहीं, तो y को आप 15 कैसे लिख पा रहे हो? अब क्योंकि y तभी आएगा जब आप ये पुट करोगे, यानी कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, यानी कि ये चीज नहीं आएगी रिलेशन में, इसलिए बोल रहा हूं। अब बताओ, क्या इतना करने में कुछ भी ऐसा हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ जो हमें बहुत अजीब लग रहा हो या बहुत हाई फाई लग रहा हो कि भैया हमने कोई आइंस्टीन लेवल का दिमाग लगा लिया यहाँ पे, है ना? वैसे उतना होना भी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा ना। सिंपल सी बात है कि आराम से इतना तो हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद वाले स्टेप्स देखो, यहाँ पे देखने हैं भैंस की आंख आपको। अगर आप मुझसे पढ़ते आओ तो मैं से तीर बना देता हूँ, ये आपको पता होगा, ताकि जब आप बाद में PDF देखो तो आपको पता रहे कि यहाँ से देखने के बाद यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मुझे सबसे पहले, है ना, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य दिखाना है। स्वतुल्य के लिए क्या बोला था मैंने? जितने भी एलिमेंट सेट ए में है उन सभी का डबलेट होना चाहिए। किसी एक का भी डबलेट अगर नहीं है तो वो स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक रूल और सुनो भैंस की आंख यहाँ पे, कि अगर हमें किसी चीज को सही साबित करना है तो वो हर केस के लिए सही होनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे किसी चीज को गलत साबित करना है तो बस मुझे एक उदाहरण देना होता है कि देखो यहाँ पे गलत हो गया, बस एक उदाहरण काफी होता है। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं कह रहा हूँ ए के पास कोई भी एलिमेंट देखो, जैसे 1 देखा, मैं अगर आपको बोलूं कि क्या एक समुच्चय ए में है, मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। मैं कहूंगा कि भैया मुझे बस इतना बता दो कि क्या एक समुच्चय ए में है, आप बोलोगे अरे यार ये तो कोई भी देख के बता देगा हाँ है, तो मतलब मैंने ये ठीक लिखा, एक है। मैं कहूंगा ठीक है भाई साहब, अब मुझे बताओ कि क्या एक का डबलेट यानी 1,1 रिलेशन में है, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? बोलो सही बात है कि गलत बात है? मैंने क्या लिखा है? 1,1 रिलेशन में। आप कहोगे अरे सर यहाँ पे 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है भैंस की आंख, 4 12 भी है, लेकिन 1 1 तो कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। तो मैं कहूंगा बस यहीं से देखो काम बन गया। अब क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं है, और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था डबलेट होना चाहिए। अगर ये है तो इसका डबलेट भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अरे हम आगे निकल जा रहे हैं भैंस की आंख, ठीक है। यहाँ पर डबलेट ये नहीं है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले नियम बताया कि अगर एक भी उदाहरण मिल गया जो उस बात को गलत साबित करता है, अब ये गलत साबित कर रहा है, कह रहा है 1 क्या कह रहा है कि मैं तो हूं लेकिन मैं डबलेट नहीं मिल रहा भैंस की आंख, तो मतलब ये बता रहा है कि देखो ये जो रिलेशन है यानी संबंध है ये स्वतुल्य नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, यानी कि जो R है वह रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य नहीं है। याद रहे स्वतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, है ना। इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में बिठाते चलना, क्योंकि मीडियम आपको कब बदलना पड़ जाए, है ना, 12th के बाद हो सकता है आप IIT करो, ये करो वो करो, जहाँ पे आपको कोर्सेज ज़्यादातर इंग्लिश में ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। देखो जब तक आपको उदाहरण से काम चल जा रहा है, उदाहरण देखो वो नहीं है तब तक आप चलाते रहो। जनरलाइज आप तब करते हो जब सारे केस प्रूफ हो जाए, यानी कि जब सही हो वो। अभी अगर आप देखोगे 1 3 है क्या यहाँ पे, क्या उसका उल्टा 3 1 भी है क्या? नहीं, तो सममित भी नहीं होगा, क्योंकि सममित में मैंने क्या बोला था कि भैया अगर A1 A2 है तो इसका उल्टा A2 A1 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 1 3 है, लेकिन 3 1 तो कहीं दिख नहीं रहा रिलेशन में, है ना। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर भैंस की आंख 1,3 तो रिलेशन में है, परंतु 3,1 इसका उल्टा कर दिया भाई, रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब कि जो संबंध यानी कि रिलेशन है वो सममित यानी सिमेट्रिक नहीं है। बताओ कहाँ कठिन लग रही है यार आपको ये मैथ्स? कहीं कठिन लग रही है क्या? नहीं लग रही ना। तो इसीलिए मैंने कहा था
कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत कुछ खतरनाक सी चीज़ आपको दे दी है, ठीक है, बहुत आसान है ये मैथ्स, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं थोड़ी जगह बना लूँ क्या, मैं थोड़ी जगह बना लूँ, ठीक है, मैं थोड़ी जगह बना लूँ, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, है ना, ताकि फिर वो जो अगला पार्ट है अगले पेज पे ना करना पड़े यार, है ना। मैं बस थोड़ी सी जगह बनाता हूँ ताकि मुझे अगला हिस्सा अगले पेज पे ना ले जाना पड़े, यहीं पे हो जाए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ कर दिया मैंने ना, अब यहाँ पे हिस्सा ये बच गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि भाई चलो माना, ठीक है, ये माना गया, बल्कि सारे पार्ट के लिए छोड़ो, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 3 देखा, तो मुझे संक्रामक दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, 1 से 2 में गए तो अगला 2 से होना चाहिए शुरू, है ना। याद है संक्रामक के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर A1 A2 है ना, तो अब अगला जो होना चाहिए वो A2 से शुरू होना चाहिए, यानी कि A2 A3 भी होना चाहिए, है ना। तब हम ढूंढते हैं A1 A3, क्या ढूंढते हैं, A1 A3। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 3, तो मैं बोलूँगा 1 3 रिलेशन में है, तो अगर ये 3 से खत्म हुआ है ना, तो मुझे अगला ढूंढना होगा 3 से शुरू होने वाला। क्या कोई 3 से शुरू होने वाला है क्या, ये रहा 3 9, ये रहा, बस इसमें इतना ध्यान रखना होता है, 3 9 भी है, परंतु 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 ठीक है, ध्यान से देखो, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। आप में से कुछ बच्चे भी नए हैं ना यहाँ पर, मतलब नए पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसको दिक्कत होगी, ज़्यादातर वैसे सारी नए पहली बार पढ़ रहे होंगे। देखो ट्रांजिटिव में मैंने क्या बोला था कि जैसे ये अगर A2 पे खत्म हुआ, A2 है, तो अगला वाला A2 से ही शुरू होता है ना। तो A1 A2 A2 A3, मतलब इसका सेकंड वाला एलिमेंट इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, हमें वही ढूंढना होता है। फिर जो एक जैसा नहीं है, यानी कि इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला, वो लाना होता है। तो वही चीज़ तो है भाई वहाँ पे, वही चीज़ तो है ना यहाँ पे, देखो जरा एक बार ध्यान से, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर अगर ये 3 पे एंड हुआ है तो ये 3 से ही शुरू हो रहा है, हमें ऐसा ही सर्च करना होता है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो जो इनका अलग अलग है, यानी इसका पहला और उसका दूसरा, वो देखना होता है। क्या 1 9 है क्या, मुझे बताओ। 1 9 नहीं है भाई रिलेशन में, 1 9 नहीं है रिलेशन में, देख पाओगे आप यहाँ पे। और अब जब नहीं साबित करने के लिए, किसी को नहीं बोलने के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है। हम कहेंगे भैया देखो तुम्हारे पास 1 3 था, 3 9 था, लेकिन तुम तो गरीब निकले भैंस की आंख, 1 9 तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुम संक्रामक नहीं हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है भाई, नहीं है ना, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गया। तो ये जो था ना, तो ये स्वतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सम्मित है यानी सिमेट्रिक है, ना ही ये संक्रामक है यानी ट्रांजिटिव है। तो देख लो पहले पार्ट में ही इतना टाइम लग गया, ऐसे ऐसे टोटल 9 पार्ट समझ लो, है ना, 4 पार्ट शुरू में और 5वें के 5 पार्ट। इसीलिए मैंने इस लेक्चर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा है, लेकिन इसके पार्ट अलग अलग है। तो पहला पार्ट अगर आपको समझ में आया होगा तो दूसरा पार्ट और आसान लगेगा। जैसे जैसे आप अलग अलग पार्ट्स देखते जाओगे भाई, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से, है ना, फीड हो जाएगा, समझ में आने लगेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कैसे हमें सोचना है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास 12th यानी कक्षा 12 में मैं आपको मैथ्स यहाँ पे जब पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये मान के चलो कि सब चीज़ें आसान लगने वाली हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r है, ठीक है। इस डेफिनेशन द्वारा, ये मतलब इसके द्वारा परिभाषित है। अब इस संबंध में हमें फिर से देखो चेक वही करना है, इसी का पार्ट है पहले का, है ना, कि हमें ये निर्धारित करना है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें भी हमें वही चेक करना है। तो पहली बात तो ये है कि जो रिलेशन है वो कहाँ पे है, ये बोला गया है n में है। n में समझते हो, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन कोडोमेन वाला, प्रांत सह प्रांत जो भी था, ठीक है। देख लो डोमेन कोडोमेन वाला जो सेट है वो दोनों ही n है। अब डेफिनेशन क्या है वो मेन होता है भाई। डेफिनेशन क्या है आर की, है ना, यानी कि जो रिलेशन है, संबंध है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई पहला एलिमेंट x, दूसरा y, आपस में यानी x y से रिलेटेड। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं भाई, x रिलेटेड टू y, ऐसा भी देखने को मिलेगा नोटेशन। ऐसे लिखना ऐसे लिखना एक ही बात होती है ना। इसका मतलब भी क्या होता है कि रिलेशन में x y से रिलेटेड है, ऐसे लिखने का मतलब होता है x रिलेटेड है y से, ठीक है, यानी संबंधित है y से, एक ही बात होती है, ठीक है। अब मेन जो डेफिनेशन है वो यहाँ है कि y जो होगा वो x + 5 है, यानी x से 5 ज़्यादा है,
है ना। कब? जब x 4 से छोटा रहेगा तभी के लिए आपको ये रिलेशन बनाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब मुझे बताओ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, R में क्या क्या आ सकता है? यहाँ से आपको समझ में आ गया, x कहाँ से आएगा? यहाँ से। y कहाँ से आ रहा होगा? यहाँ से। अब दोनों ही नेचुरल नंबर है भैंस की आंख, है ना। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूँ यहाँ से देख के, ये क्या है, ये क्या है भैंस की आंख? देखो y क्या है? x से 5 ज़्यादा। क्या नेचुरल नंबर में सबसे पहले 1 दिखता है आपको? हाँ। तो अगर ये x है, क्योंकि पहला x होता है ना, x की जगह पे 1 है, तो y क्या होगा? x से 5 ज़्यादा, यानी कि 1 से 5 ज़्यादा कर दो, 6 हो जाएगा। ये मिल गया y। अच्छा, क्या आप x की जगह पे 2 रख सकते हो? x की जगह पे 2 रखोगे तो y की जगह पे 2 + 5 यानी कि 7 हो जाएगा। x की जगह पे 3 रखोगे तो y 3 से 5 ज़्यादा यानी कि 8 हो जाएगा। भाई x की जगह 3 रखो। ठीक है, अब अगर आप इसके आगे जाते हो, है ना, अगर आपने जैसे ही x की वैल्यू 4 रखी तो अब 4 तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि कोमा के पहले देखो 4 रखोगे तो 4 से 5 ज़्यादा यानी 9 मिलेगा। ठीक है, y तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे नेचुरल नंबर, लेकिन x पर रिस्ट्रिक्शन है सर। x जो है वो 4 से छोटा है। तो क्या 4 4 से छोटा होता है क्या? नहीं होता है भाई, वो तो बराबर होता है ना। तो नहीं लिख पाओगे वो, तो नहीं लिख पाओगे वो, तो नहीं लिखना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला भाई। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई? अब मुझे बताओ कि अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो क्या ये रिलेशन स्वतुल्य है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या? आप बोलोगे नहीं है सर, क्योंकि अभी आपने बताया कि भैया देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनका डबलेट होना चाहिए, उनका डबलेट होना चाहिए। तो इसके पास तो 1 भी है, आप बोल सकते हो ना कि भाई 1 तो इसमें होता है, 1 तो इसमें होता है ना। x जहाँ के लिए भी डिफाइंड है, x कहाँ के लिए डिफाइंड है? नेचुरल नंबर जो 4 से छोटा हो। तो भैया 1 है ना, परंतु इसका डबलेट नहीं है, यानी कि 1,1 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब कि जो रिलेशन है यानी संबंध है वह स्वतुल्य नहीं है, वह स्वतुल्य नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूँ क्या ये सिमेट्रिक यानी सममित है क्या, तो आप कहोगे सर सममित देखने के लिए तो हमें सिर्फ r को देखना होता है। जैसे इसमें हम देखेंगे 1n में है, फिर उसका डबलेट, इसमें हमें r को ही देखना होता है कि अगर 1 6 था तो इसका उल्टा यानी 6 1 भी होना चाहिए था। हम देखेंगे नहीं है भाई, तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है नहीं बताने के लिए। तो हम बोलेंगे भैया देखो यहाँ पर 1,6 बहुत आसान एक्सरसाइज है भैंस की आंख, बहुत आसान है ना। 1,6 r पे है, रिलेशन में है, संबंधित है, परंतु, है ना, किंतु परंतु बहुत आएगा इस चैप्टर में, परंतु इसका उल्टा यानी कि 6,1 रिलेशन में नहीं है। अब अगर ये रिलेशन में नहीं है तो इसका मतलब कि जो ये संबंध R है ये सममित नहीं है। क्या नहीं है भाई? ये सममित नहीं है। सममित समझते हो ना भैंस की आंख? सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर इतनी समझदारी आपके पास है काफ़ी है भाई। ठीक है, इतनी आप समझ पा रहे हो काफ़ी है समझने के लिए। ठीक है, शुरुआत में अगर आपको इतना समझ में आ रहा है मतलब आप ठीक लेवल पे हो। नहीं समझ में आ रहा है थोड़ी मेहनत करो, लगातार लेक्चर देखते रहो, मेरी बात जो भी मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनते रहो, हो जाएगा सब सही। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना था। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बोला था याद करो। ट्रांजिटिव के लिए मैंने कहा था कि भाई पहले रिलेशन में इतना होना चाहिए, A1 A2 रिलेशन में होना चाहिए, फिर इसके बाद अगर ये 2 पे ख़त्म हुआ है तो अगला 2 से शुरू करो, यानी कि A2 A3 रिलेशन में होना चाहिए। तब हम सर्च करते हैं कि भाई इनमें A2 A2 एक जैसा है, जो बच गया A1 A3, इसका A1 इसका A3, तब हम देखते हैं A1 A3 रिलेशन में है, तब वो ट्रांजिटिव होता है। लेकिन साहब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो बहुत सारे टीचर गलत भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर रिलेशन में यही कुछ ऐसा ना हो, कुछ ऐसा हो ही ना कि इनका जैसे 2 पे खत्म हुआ तो ये 2 से शुरू हुआ, रिलेशन में ऐसा ही कुछ ना हो, तब हम इसको चेक ही नहीं कर पाते हैं। और जब हम इसको चेक ही नहीं कर पाते हैं तब क्या, तब भी वो ट्रांजिटिव होता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये हो और ये ना हो तभी वो ट्रांजिटिव नहीं होता है। लेकिन अगर यही चीज मौजूद ना हो क्वेश्चन में तब आप इसको चेक ही नहीं कर पाओगे, तब उसको ट्रांजिटिव मान लिया जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि देखो
जिस चीज़ को हम गलत साबित ना कर पाए और सही भी साबित ना कर पाए। मेरे पास कुछ चीज़ है, मैं उसको गलत भी, मैं एक रूल देख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी इस पे दे दूंगा कि हमारे सोसाइटी में भी ऐसा चलता है, सिर्फ यही नहीं। अगर हम किसी चीज़ को गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं और हम किसी चीज़ को सही साबित भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब तक वो गलत साबित नहीं हो जाती तब तक उसे सही ही मानना होता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा या फिर सुना होगा, है ना, कि अगर किसी इंसान पे कोई आरोप लग गया, अब उस इंसान पे आरोप लगा है कोई, है ना, अब आपने उस आरोप को साबित भी नहीं किया है, यानी वो दोषी भी साबित नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन वो बिल्कुल सीधा साधा बंदा है ऐसा भी आपको नहीं लग रहा। मतलब अभी जैसे पुलिस को कुछ नहीं पता कि सामने वाले ने जुर्म किया है या नहीं किया है, तो जब तक साबित नहीं हो जाता कुछ भी, तब तक उसको यही माना जाएगा कि वो निर्दोष है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जब किसी चीज़ को हम गलत या सही साबित ना कर पाए तब तक हमें मानना होता है कि वो चीज़ सही है। अब क्योंकि अगर मेरे पास ये चीज़ प्रूफ करनी थी तो मुझे ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, A1 A2 और A2 A3 हो, अगर ये क्वेश्चन में हो तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा ना कि A1 A3 है कि नहीं तो मैं A1 A3 की वैल्यू क्या लूंगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है साहब, इस क्वेश्चन में देखो अगर ये 6 पे खत्म हुआ तो कोई ऐसा है ही नहीं जो 6 पे शुरू हो रहा हो। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 6 8 होता तो मैं कहता कि चलो ये 6 से शुरू हुआ है 6 पे खत्म हुआ, मुझे 1 8 ढूंढना है, मुझे 1 8 ढूंढना है। उस केस में बता सकता था कि 1 8 है या फिर नहीं है, तब मैं इसको बता देता। लेकिन अभी क्या है साहब, अभी देखो जरा क्वेश्चन अलग कैसे है बाकी क्वेश्चन से। ये 6 पे खत्म हुआ, कोई 6 से शुरू नहीं हो रहा भैंस की आंख। ये 7 पे खत्म हुआ, कोई 7 से शुरू ही नहीं हो रहा। मान लो अगर कोई 7 से शुरू होने वाला होता, अगर होता तो मैं कहता भाई इसका 7 7 एक जैसा है तो 2 2 ढूंढो, अगर मिल जाता तो मतलब ठीक, नहीं तो गलत। लेकिन यहाँ पर तो ये 7 से खत्म हुआ तो अगला 7 से शुरू होने वाला ही कोई नहीं है, मतलब मैं प्रूफ ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं A1 A3 ढूंढ ही नहीं पा रहा वो क्या होगा। ऐसे यहाँ पर ये 8 से शुरू हुआ, कोई 8 से खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब 8 से खत्म है, कोई 8 से शुरू ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या A1 A3 लूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो इस केस में इसे ट्रांजिटिव मानना पड़ता है। बात समझ में आ गई? बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ जाना, इतना बढ़िया से एग्जांपल दिया मैंने आपको ये, ठीक है। तो ये नियम याद रखना भाई, और ये एक आधी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो यहाँ पे होंगे ऐसे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर A1 A2 एंड A2 A3 जैसा कुछ है ही नहीं, ये बिलोंग करे आर को, है ना, A1 A2 बिलोंग करे आर को, एंड ये है ना नहीं है, यही नहीं है भाई, यही नहीं है। कैसे पता लग रहा है? ये 2 से खत्म तो ये 2 से शुरू, क्या ऐसा कुछ है? 6 से खत्म 6 से शुरू कुछ नहीं हो रहा, 7 पे खत्म 7 से शुरू कुछ नहीं हो रहा, 8 पे खत्म 8 पे शुरू कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब यही नहीं है। तो A1 A3 की जांच की ही नहीं जा सकती, है ना, ये जांच ही नहीं कर सकते। कि जांच कैसे करोगे? आपको पता क्या भाई A1 क्या A3 क्या है ना, कि जांच नहीं कर सकते, ठीक है। जब नहीं कर सकते तो ऐसे में इसको माना जाता है कि यह संक्रामक है। इसीलिए आपकी किताब में देखा होगा आपने, है ना, ऐसे में, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो संक्रामक है। ऐसे में यह ऐसे में भी संबंध को संक्रामक माना जाता है। याद रहे आपको ये बात, बहुत सारे टीचर इस चीज़ को गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। संक्रामक माना जाता है या जाएगा, याद रखना इस नियम को। इसका मतलब आर ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक है, ये बात याद रखना भैंस की, ठीक है। ये संक्रामक है भाई, जो लोग लिख रहे हैं कि संक्रामक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है वो गलत पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया इसका दूसरा हिस्सा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तीसरे हिस्से पे चलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भाई। फिर से मैं अगले क्वेश्चन में जाने से पहले फिर से बोल दे रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, बहुत सारी एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको, है ना, कि ये ट्रांजिटिव यानी संक्रामक नहीं है। लेकिन अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे ना भाई, ठीक है, और तरीके से समझोगे तो ये संक्रामक होगा, क्योंकि ये नियम चलता है। इसमें आप A1 A3 ढूंढ ही नहीं पाओगे ना, तो प्रूफ कैसे करोगे? इसीलिए, है ना, आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो हो सकता है आपकी एनसीईआरटी से ये वाला पार्ट आंसर मैच ना करे, तो ये मत बोलना मैंने गलत पढ़ा है, वहाँ गलत लिख दिया भाई, ठीक है। और अगर आपके पास ओल्डर वर्जन मिलता है आपको एनसीईआरटी का, तो उसमें आपको मिल जाएगा
कि ये ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। तो अब आगे चल लेते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, समुच्चय ए इतना है, इसमें आर ये है ना। अब इसको हमें चेक करना है वैसे ही। ठीक है, तो भैया ए है और इसी में ये डिफाइंड है। देखो ए के पास क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और रिलेशन क्या है भाई, रिलेशन इस संबंध क्या है, पहले x फिर y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, y भाज्य है x से, y क्या होना चाहिए, भाज्य है x से, है ना, भाज्य है x से। ठीक है, और ये रिलेशन जो है ना a में ही है भाई। ठीक है, समुच्चय a में है ये रिलेशन, यानी कि जो r है वो a to a है, यानी x a से आ रहा है, y भी a से ही आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई क्या, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज़ हम एक उदाहरण से बता देते हैं या नहीं है, क्योंकि हमें एक चीज़ मिल जा रही थी वो नहीं हो रहा था। जैसे 1a में था 1 1 नहीं मिल रहा था, पर यहाँ कैसे करें, यहाँ तो हमें जनरलाइज करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, है ना। तो अब मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि यार अगर मैं ऐसे देखूँ जर्नली, तो मैं कहूँगा कि भाई कोई भी एलिमेंट इस ए से ले लो, कुछ भी x इस ए से ले लो, है ना। मैं बोलूँगा भाई कोई भी x इस, देखो x कहाँ से आएगा, यहाँ से a से, कोई भी x अगर आप a से ले लो। देखो रिलेशन में कौन आता है, अगर y x से डिवाइड हो जाता है तो y यहाँ लिखोगे, जिससे डिवाइड हो रहा है वो पहले लिख दोगे। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मुझे तो x, x चाहिए, इसका डबलेट चाहिए। अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा स्वतुल्य, और अगर ऐसा नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो मुझे बताओ, ऐसा लाना है मुझे ये लेके आना है। मैं ये कैसे ला पाऊंगा, ये मैं कब लाया, जब y x से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे y की जगह x है, तो क्या ये x से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भैया प्रत्येक x, क्यों, क्योंकि x क्या है, ये है ना, इनमें से प्रत्येक नंबर जो भी है ना, प्रत्येक x, ठीक है, भाज्य है x से। ये गड़बड़ा जाता मामला जब जीरो भी होता है यहाँ पे, भाई जीरो को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते ना, बट जीरो तो है ही नहीं खैर। तो मतलब आप इनमें से कोई भी x लोगे वो खुद से ही तो डिवाइड होगा, हर संख्या अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाती है जीरो के अलावा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब x बिलोंग कर जाएगा, पक्की बात है रिलेशन में। जैसे अगर आप 1 लोगे तो 1 1 रिलेशन में मिल जाएगा, क्योंकि 1 1 को डिवाइड कर सकता है। अगर a से आप 2 लोगे तो 2 2 को डिवाइड कर सकता है। 3 लोगे, 3 a में है तो 3 3 मिल जाएगा, क्योंकि 3 3 को डिवाइड कर सकता है। 4 लोगे तो 4 a में जैसे ही आपने लिया तो 4 r के अंदर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 लोगे तो 4 4 मिल जाएगा। ये अब इसको इतना सारा बार बार नहीं लिखेंगे हम ना, कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, बहुत टाइम खा जाएगा। इसलिए जनरलाइज कर लो कि कोई भी x यहाँ से आप ले रहे हो a से, उसका डबलेट मिलेगा ही। क्यों, क्योंकि ये x इससे डिवाइड होना चाहिए भाई, सेकंड वाला फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए ना, y भाज्य होना चाहिए x से, यानी सेकंड वाला फर्स्ट से डिवाइड, तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होता रहा है, दोनों सेम ही है। अगर तो क्लियर होगी बात इतनी, तो जैसे ही इतना हुआ हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भैया देखो जो संबंध है वह स्वतुल्य है, जो संबंध है यानी r है वो क्या है, वह स्वतुल्य है। बात क्लियर हो गई क्या, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। अब आगे हमें सिमेट्रिसिटी दिखानी है ना, हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिसिटी, यानी सिमेट्रिक है कि नहीं, यानी कि सममित है कि नहीं। तो सममित के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो भाई, सममित में देखो क्या होता था कि अगर a1 a2 है रिलेशन में, तो इसका उल्टा a2 a1 होना चाहिए रिलेशन में, है ना। तो यार ये तो आपको कॉमन सेंस दिख जाएगा कि एक उदाहरण, मैंने कहा ना किसी को गलत साबित करना तो एक उदाहरण दे दो। जैसे यहाँ पर अगर मैं कितना y भाज्य होना चाहिए x से, मान लो मैं यहाँ से 1 3 ले लेता हूँ, है ना। तो मैं बोलूँगा यहाँ, ठीक है, मैं क्या बोलूँगा यहाँ 1,3 रिलेशन में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई, क्योंकि जो y है वो x से भाज्य होना चाहिए था, है ना। अब यहाँ पे एक मिनट, ये क्या हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं बोलूँगा, है ना, यहाँ से बोलूँगा क्योंकि, यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि
देखो ना, y एक से डिवाइड होना चाहिए ना, तो y की जगह कौन है 3, तो 3 एक से डिवाइड होता है भाई। तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 3 भाज्य है, 3 भाज्य है किससे, 1 से। 3 अगर भाज्य है 1 से तो 1,3 तो आएगा ही, बट मेरे को दिख गया ना थोड़ा सा दिमाग लगाने पे कि इसका उल्टा तो नहीं होगा भैंस की आंख, है ना। 3 1 बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में, क्योंकि एक भाज्य नहीं होता, नहीं है 3 से। तो भैया 1 3 तो था, क्योंकि 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 3 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला पहले से होना चाहिए भाई, दूसरा वाला पहले से, है ना, y x से, यानी कि y x से होना चाहिए, ना कि x y से। ठीक है, क्लियर हो गई बात। x y से होना हो उससे कोई दिक्कत नहीं, y x से होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो संबंध है ये सिमेट्रिक यानी कि सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, पहला पार्ट ये समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट में हमने देख लिया सममित है कि नहीं। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे ट्रांजिटिव यानी संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक में क्या होगा, संक्रामक में अब यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, माना है ना, A1, A2 रिलेशन में है, और है ना, और अगर ये 2 पे खत्म हुआ है तो अगला 2 वाला होना चाहिए भाई, तभी आप चेक करोगे A1 A3 के लिए। A2 A3 रिलेशन में है। अब अगर ऐसा है तो यहाँ से मुझे A1 A3 के बारे में बताना होगा कि वो है कि नहीं। अब वो कैसे चेक करेंगे, हम डेफिनेशन यूज करेंगे। देखो A1 A2 कब आएगा, जब A2 है ना, इसका मतलब है A2 भाज्य है, इसका मतलब है A2 भाज्य है A1 से, है ना। फिर A2 A1 की जगह मैं XY में ही लिखता हूँ, चलो XY में चल रहा है ना सब कुछ, तो मैं XY में ही लिखता हूँ। ठीक है, माना XY बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, वाह, अगर ये Y पे खत्म हुआ है तो Y से शुरू होना चाहिए। Y मान लो तीसरा कोई Z है, ये भी कर रहे हैं रिलेशन में। ध्यान से देखो, जो एक जैसा उसको हटाओ, यहाँ पे X और वहाँ पे Z, यानी XZ होना चाहिए। अभी मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ कि XZ है कि नहीं, डेफिनेशन का यूज करूंगा भैया। देखो XY रिलेशन में तो मतलब Y X से डिवाइड होगा, है ना भाई। अगर XY है तो Y भाज्य है X से, ये लिखना पड़ेगा मुझे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई Y भाज्य है, Y भाज्य है X से, वाह। YZ रिलेशन में है, देखो सेकंड वाला ही फर्स्ट वाले को डिवाइड करेगा तभी रिलेशन में होगा, मतलब सेकंड वाला ही डिवाइड करना चाहिए, पहला करे ना करे। तो इसका मतलब अगर YZ है तो इस बार ZY को डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब Z मतलब YZ को डिवाइड कर रहा होगा। Z भाज्य है Y से। अब अगर ऐसा है, ध्यान से देखना, अब अगर ऐसा है तो X और Z में क्या है वो हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ से ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं जानबूझ के अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन मत करना। ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ तक, Y भाज्य है X से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखो, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर Y X से भाज्य है तो Y X के पहाड़े में आता है। तो Y का पहाड़ा कुछ इंटीजर बार पढ़ने पे, कुछ पूर्णांक बार पढ़ने पे ये आता है। जैसे 15 अगर 3 से भाज्य होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप 15 को 5 गुणा में 3 लिख पा रहे हो, जिसका मतलब है 5 क्या है, इंटीजर है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, मतलब 3 का पहाड़ा पूर्णांक बार पढ़ने पे अगर 15 आ रहा है तभी आप बोलोगे कि 15 3 से विभाजित हो जाता है। तो अगर यहाँ पे Y X से विभाजित हो रहा है तो मतलब X का पहाड़ा कुछ बार पढ़ने पे Y आता होगा, तभी तो Y को काट पाएगा X। अब ये M पूर्णांक होना चाहिए यहाँ पे, इतना याद रखना। ठीक है, ऐसे ही है ना, वेयर यहाँ पर ये लिख दो, M किसको बिलोंग करता है, पूर्णांक को। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हालांकि है ना Z भाज्य है Y से। अब कितना पूर्णांक होना चाहिए वो खैर इससे बाहर जा नहीं रहा, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पर Z भाज्य है Y से, तो मतलब Z Y के पहाड़े में आता होगा। मान लेते हैं n बार पहाड़ा पढ़ने पे Y का Z आ जाता है। Z कब आता है, n गुणा में Y करके Z आता है। लेकिन n क्या होना चाहिए, n फिर से पूर्णांक होना चाहिए। कहने का ये मतलब है साहब कि ऐसे 15 तो 7.5,
गुणा में 2 करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन 15 2 के पहाड़े में नहीं आता है क्योंकि ये पूर्णांक नहीं हुआ ना। तो भाई जिससे गुणा कर रहे हो पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे 15 आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए पूर्णांक बार पहाड़ा पढ़ा जाता है भाई, बस ये याद रखना, इसीलिए वो पूर्णांक बोलना जरूरी है। अब एक काम करो ना, z बराबर एन वाई है। अब देखो ये हो गई 1, ये हो गई 1, ये हो गई 2। अब आप समीकरण 2 को उतार लो, उसी से काम बन जाएगा। समीकरण 2 को उतार लो भाई। समीकरण 2 क्या है? z बराबर एन वाई, वाई का वैल्यू रख दो, z बराबर है ना n, y की वैल्यू क्या रख सकते हैं? y की वैल्यू हो गई mx, y की वैल्यू क्या हो गई? mx। अब आपको समझ में आ जाएगा कि z क्या हो गया? z हो गया n गुणा में m, n गुणा में m, इनको एक साथ लिख रहा हूँ इंटू में x, है ना। अब z बराबर क्या हो गया? n गुणा में m, मान लो p है x, है ना, यहाँ पे लिख दो n गुणा में m, मैंने क्या मान लिया? p मान लिया, और p भी पूर्णांक ही होगा भाई। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है, n पूर्णांक है, m पूर्णांक है, तो इनको गुणा करके भी एक पूर्णांक का होगा। अब आप देखो z का पहाड़ा x को पूर्णांक से गुणा करने पे z आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर ये 15 हो, या 3 हो, या 5 हो, ठीक है, तो z अगर x के पहाड़े में आ रहा है तो मतलब हम बोलेंगे z भाज्य है x से, है ना। z अगर x से भाज्य है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर z x से भाज्य है तो x z बिलोंग करता है रिलेशन में, इसका मतलब जो r है वो संक्रामक है। ये वाला तरीके में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ा होगा, ठीक है भाई। बस इसके लिए बस नियम क्या याद रखना आप कि 15 को अगर मैं 3 गुणा 5 लिख पा रहा हूँ, 3 भी एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है, तभी वो 3 के पहाड़े में भी आ रहा है 15, 5 के पहाड़े में भी आ रहा है, इसलिए पूर्णांक है वो बताना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई 3 का पहाड़ा आप 1.5 बार पढ़ लो, जो आ जाए आप उसको बोल दो कि वो 3 के पहाड़े में आता है, ऐसा नहीं होता। क्लियर होगी बात इतनी? तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये हो गया इसका तीसरा हिस्सा। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की। चौथा जो हिस्सा है इसमें क्या बोला गया है? समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, z क्या है? पूर्णांक है कोई, है ना, में r कोई डिफाइंड है, तो r पहली बात है पूर्णांक से पूर्णांक, ठीक है, r ये रहा, ठीक है। r की डेफिनेशन क्या है? संबंध की डेफिनेशन क्या है कि भाई पहला एलिमेंट x, सेकंड एलिमेंट y आएगा, जहां पर x माइनस वाई एक पूर्णांक होना चाहिए, x माइनस वाई एक क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक है, एक क्या है? पूर्णांक है भैंसकियाँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब चेक करो जरा इसे। अब सबसे पहली बात याद करो, ठीक है, कि अगर मैं इंटीजर में कुछ भी ले लो, मतलब इंटीजर है ना, पूर्णांक में कुछ भी ले लो, जैसे 1 लूँगा तो 1,1 तो हो जाएगा रिलेशन में, 1,1 रिलेशन में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लूँगा तो 2,2 भी हो जाएगा, 3 लूँगा तो 3,3 भी हो जाएगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे आप ले रहे हो ना, उनको माइनस करके देखना है, एक पूर्णांक बचना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 लिखूंगा और y की जगह पे 1 लिखूंगा, क्यों? डबलेट लिखना होता है ना। अगर 1 इसमें है तो 1,1 रिलेशन में दिखाना होता है, तो मैं कहूँगा 1,1 रिलेशन में होगा। क्यों? क्योंकि 1 - 1 0 आएगा, 0 एक पूर्णांक होता है। ऐसे अगर मैं 5,5 लिखता हूँ तो 5 - 5 पूर्णांक होना चाहिए, तो 5 - 5 0 होता है ना। 6 - 6 भी 0 होता है, 0 पूर्णांक होता है। 7 - 7 भी 0 होता है, 0 भी पूर्णांक होता है। -5 - 5 भी 0 होता है। मतलब मैं कोई भी 2 पूर्णांक ले लूँ, अगर वो सेम ही है, 2 नहीं है असलियत में, तो उनको घटा के 0 ही आता है भाई, और 0 एक पूर्णांक होता है। मतलब ये हर केस के लिए सही हो रहा है। अब हर केस के लिए सही के लिए एक एग्जाम्पल नहीं चलता है, ये बात याद रखना कि आप एक उदाहरण दे दो, बोल दो कि भाई 1,1 तो है इसलिए सब हो जाएगा, नहीं। सबके लिए कोई चीज़ सही दिखानी है तो हर एक केस के लिए सही दिखानी होगी। हर एक केस के लिए यहाँ कैसे दिखा पाएंगे? हम बोलेंगे भैंस की आँख कोई भी x ले लो। भाई x कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। समझ में आ रहा है? अगर जैसे रिलेशन a टू a में होता तो डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी एलिमेंट a इस a से आए तो उसका डबलेट a, रिलेशन में आना चाहिए। अब भाई a से a की जगह क्या है? z से z में है, तो कोई भी एलिमेंट a बोल दो, x बोल दो, अगर इस z में है तो मुझे लेके आना है कि क्या इसका डबलेट रिलेशन में है या नहीं, बस ये बताना है। और क्यों है या क्यों नहीं है उसका लॉजिक भी देना है।
है ना। अब मैंने कोई एक उदाहरण थोड़ी लिया, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसे में दिखाई नहीं रहा, इसको जनरलाइज कर दिया मैंने। मैं बोलूँगा कि भाई देखो ये चीज़ तभी आ सकती है जब यहाँ पे दो चीज़ें कौन सी आ सकती हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे वही दो चीज़ें आ सकती हैं जब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करने पे, या सॉरी फर्स्ट में से सेकंड माइनस करने पे एक पूर्णांक बने। तो भैया मैं बोलूँगा ना, मैं बोलूँगा अगर मैं एक्स की जगह पे एक्स लिख दूँ, वाई की जगह पे एक्स लिख दूँ, तो एक्स माइनस एक्स क्या होगा, 0, जो कि पूर्णांक है, जो कि क्या है, पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, जो घटा के आया उसकी बात की जा रही है भाई, जो घटा के आया इसकी बात की जा रही है। क्यों, क्योंकि x माइनस वाई पूर्णांक होने का मतलब है कि x माइनस वाई करके जो रिजल्ट आता है, ऐसे ही x माइनस एक्स करके 0 आया, तो मतलब क्या, x कोमा x बिलोंग्स टू r। क्यों लिख सकते हैं, फिर से समझ लो, जिन दोनों घटाया पहले वाला पहले लिखना है, बाद वाला बाद में लिखना है। अब मैंने इन दोनों घटाया तो पहले वाला पहले लिखा, बाद वाला बाद में लिख दिया, अब ये रिलेशन में आ गया। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब जैसे इतना हुआ, मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो संबंध है वो रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य है। क्या बोलूँगा भैया, ये तो स्वतुल्य है, ये क्या है, स्वतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है। बात अगर यहाँ तक पकड़ पा रहे हो अच्छे से, ठीक है, तो भैया टेंशन वेंशन मत लो, आपका दिमाग काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा है और आप चीज़ों को समझ लोगे, ठीक है। क्लियर होगी बात, यहाँ मैं तीर रहने देता हूँ कि भाई जो घटा गया उसकी बात कर रहे हैं पूर्णांक, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब चलो और चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है भैंस की आँख। चलो चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, क्योंकि अब हर एक केस को करना पड़ेगा, एक उदाहरण नजर नहीं आ रहा कोई, है ना। अब अगर आप देखो ना कि भाई माना कि x कोमा वाई रिलेशन में है, अब हमें देखना पड़ेगा वाई एक्स होगा कि नहीं होगा हमेशा, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। भाई अगर ऐसा नहीं होता तो ये रिलेशन में आते ही नहीं। सिमेट्रिक के लिए हम मान के चलते हैं कि ये है, तो इसका उल्टा लाना है, ठीक है। तो एक पूर्णांक है। अब अगर ये एक पूर्णांक है भैंस की आँख, तो यानी कि x माइनस वाई बराबर मान लो कोई पूर्णांक, यानी कि m, जहाँ पे m क्या है, m एक पूर्णांक है, इंटीजर को बिलोंग करता है, पूर्णांक को बिलोंग करता है। देखो यही तो था, मैंने क्या बोला कि अगर x कोमा वाई रिलेशन में है, ये तभी हो सकता है जब x माइनस वाई एक पूर्णांक हो। तो मैंने वही कहा कि मान लेते हैं x कोमा वाई रिलेशन में था, इसका मतलब x माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्णांक, ये लिखा ही हुआ है। अब वो पूर्णांक क्या है मुझे नहीं पता भैंस की आँख, मैंने कहा वो m है, लो वो क्या है, m है, तो x माइनस वाई बराबर m है, यानी x माइनस वाई करके जो पूर्णांक आता है वो m है। m क्या है, पूर्णांक, मैंने लिख भी दिया भैंस के। अब देखो तुम, अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ध्यान से देखना कि इसके बाद देखो यहाँ से है ना, इसके बाद यहाँ से शुरू कर रहा हूँ भाई मैं, है ना, यहाँ पे देख लेना, मैं क्या बोलूँगा, है ना, ग्रीन पार्ट ही रख रहा हूँ, ग्रीन के बाद ग्रीन, ठीक है, कि भाई x माइनस वाई अगर इतना है, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा, माइनस से गुणा करोगे तो y पहले x बाद में, तो यानी कि y माइनस एक्स बराबर माइनस m। अब माइनस m भी तो एक पूर्णांक होता है भाई, माइनस m भी एक पूर्णांक है, यानी कि ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। अरे यार जैसे 5 एक पूर्णांक होगा तो -5 कुछ और हो जाएगा क्या, नंबर तो बदल जाएगा लेकिन रहेगा तो पूर्णांक ही। 5 और -5 अलग अलग नंबर है, ठीक है, लेकिन है तो दोनों पूर्णांक ही ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि m और -m सेम चीज है, नहीं है, लेकिन m अगर पूर्णांक है तो -m भी पूर्णांक है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया बात। अब यहाँ पे पूर्णांक किसको बोला जा रहा है, माइनस को मिला के जो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, जरा फिर से ध्यान से देखो, अगर x में से y घटा जाएगा तो पहले x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे, तो इसका उल्टा भी है, अगर y में से x घटाएंगे, कहने का मतलब है जो बाद वाला है वो बाद में लिखो, पहले वाला पहले लिखो, तो बाद वाला बाद में और पहले वाला पहले। बाद वाला क्या है, x है, और पहले वाला क्या है, y है, यानी कि ये बिलोंग कर गया रिलेशन में। समझ में आ रही है बात, ये बिलोंग कर गया रिलेशन में। क्लियर हो गया, मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। बाद वाला बाद में, माइनस के पहले वाला पहले, है ना, तो यहाँ से बाद वाला बाद में और माइनस के पहले वाला y है, ये बिलोंग कर गया रिलेशन में। और जैसे इतना हुआ हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक है। क्या होता है, सिमेट्रिक यानी सममित है भैया, सममित है। कौन सममित है, r, तो हम बोलेंगे r सममित है, सिमेट्रिक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करते, एक बार कैमरा दोबारा से मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये क्लियर हो गया। अच्छा ट्रांजिटिव के लिए देख लो भाई लोग, फिर से देख लेना अच्छे से, ट्रांजिटिव हम कैसे करेंगे।
ट्रांजिटिव हम कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ट्रांजिटिव आसान है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है भाई ट्रांजिटिव चेक दिखाना इसे कि है या नहीं। ध्यान से देखो, मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा माना, ध्यान से देखना, मैं क्या बोलूँगा माना, ठीक है, माना एक्स वाई, ध्यान से देखना, एक्स वाई रिलेशन में है तथा या फिर वाह वाई, देखो ये वाई से ख़त्म है तो वाई से होना चाहिए, वाई जेड रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये एक्स वाई रिलेशन में है तो एक्स माइनस वाई पूर्णांक होना चाहिए। एक्स माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। और अगर y माइनस जेड, ठीक है, y माइनस जेड है तो इसका मतलब क्या, वो y कोमा जेड अगर है तो y माइनस जेड भी पूर्णांक होना चाहिए। अब वो पूर्णांक क्या है हमें नहीं पता, तो मैंने कहा चलो x माइनस वाई बराबर है, तो हमने देखा ही था x माइनस वाई क्या m है, m कोई एक पूर्णांक है, वाह, तो y माइनस जेड भी कोई एक पूर्णांक होगा, मान लो n है, ठीक है। तो n क्या है, n यहाँ पे लिख देना, n एक पूर्णांक है। m को क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि m को लिख चुके हैं, हर एक पूर्णांक है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब जरा दोनों को जोड़ दो भैंस की आंख, है ना, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर m प्लस n हो जाएगा। मतलब मैंने दोनों इक्वेशन जोड़ दिया भाई, है ना। ये इक्वेशन मान लो, मैंने आगे इक्वेशन को नंबर दिया नहीं, तो ये मान लो इक्वेशन 1 हो गई और ये मान लो इक्वेशन 2 हो गई है। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दिया है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और m प्लस n। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, x माइनस जेड बच गया, तो x माइनस जेड बराबर m प्लस n भी तो एक पूर्णांक होगा भाई, m एक पूर्णांक हो, n एक पूर्णांक हो, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो m माइनस, कहाँ लिखूँ, थोड़ा ऊपर कर दूँ क्या, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मान लो p, ये क्या हो जाएगा, मान लो ये हो गया p, कौन है p, मैंने यहाँ पे लिखा m प्लस n बराबर p है, और p भी क्या है, एक पूर्णांक ही होगा, क्योंकि m और n पूर्णांक थे तो दो पूर्णांकों के योगफल जो है यानी कि p, वो भी एक पूर्णांक होगा। अब जैसे ही ये एक पूर्णांक है ना, इसका मतलब x कोमा जेड बिलोंग करते हैं रिलेशन में। क्यों, क्योंकि x माइनस जेड जो p आ रहा है वो एक पूर्णांक है भाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने शॉर्ट में, देख लो, नहीं तो आप हिंदी में लिख लेना पूर्णांक है। अब उतनी जगह नहीं थी तो मैंने इसे सिंबल में लिख दिया, ठीक है। वैसे सिंबल में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, आपका टाइम भी बचता है और टीचर को समझ में आता है कि आप सिंबल्स का मीनिंग तो समझ रहे हो एटलीस्ट, ठीक है। एक्स जेड आ गया तो इसका मतलब ये संक्रामक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये संक्रामक है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है। ये समझ लेना कि ये क्या है, पूर्णांक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यार, ताकि अगर पीडीएफ बाद में देखो तो आपको दिक्कत ना हो भाई, है ना। पूर्णांक है, यहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, है ना, इसको मैंने ठीक ठाक लेवल पे बड़ा कर दिया है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था चौथा हिस्सा। अब देखो जो पांचवा हिस्सा है ना, इसके फिर से 1 2 3 4 5 पार्ट है भाई, 4 पार्ट हमने पहले किए, और जो पांचवा हिस्सा उसमें 5 ही क्वेश्चन समझ लो, ये है ना। एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलो पार्ट ए की बात पहले करते हैं, एक एक हिस्से की हम बात करेंगे, एक एक हिस्से की बात करेंगे। तो क्या कह रहा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। किसी एक ही टाइम की बात हो रही है, अलग अलग टाइम पे नहीं, ठीक है। और किसी एक ही नगर की बात हो रही है, शहर की, ठीक है। पहले में क्या बोल रहा है, आर के अंदर क्या आएगा, एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे होंगे। यहाँ पे एक्स वाई जेड भैंस की आंख जो भी लिख दें, सब निवासियों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक्स किसी निवासी का नाम है, वाई किसी निवासी का नाम है, इतना याद रहना भाई, ठीक है। तो अब पहला पार्ट देखो, है ना, पांचवे का पहला पार्ट जो ए है ना, यानी कि पांचवे का पहला पार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आर में क्या आ रहा है, एक्स वाई, सच दैट एक्स व वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो समुच्चय है ना, अब उसका नाम इन्होंने दिया नहीं है, तो मैं नाम दे दूं जहाँ पे डिफाइंड है। फिर से समझ लो, मैंने कहा जो रिलेशन है ना, वो ए से ए में डिफाइंड है, जहाँ पर ए क्या है,
ए एक समुच्चय है जो किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है ना। ए क्या है? नगर के निवासियों का, नगर के निवासियों का समुच्चय है। ये मैंने मान लिया, निवासियों का समुच्चय। ठीक है, ए क्या है? नगर के निवासियों का समुच्चय। हर पार्ट के लिए मान्य रहेगा भाई। ए नगर के निवासियों का, हर पार्ट में आपको लिखना होगा, मैं हर पार्ट में लिखूंगा नहीं। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, किसी नगर के निवासियों के लिए ही ये संबंध बनाया गया है, तो वो जो संबंध है वो उसी नगर से उसी नगर के निवासियों के बीच में है। तो यानी कि मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ए को मुझे दिखाना पड़ेगा ताकि मैं आगे लिख पाऊँ। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, सॉरी ये जो समुच्चय इसमें है ना, मैं बोलूँगा एक्स, देखो मुझे अगर यहाँ पे एक्स है तो मुझे एक्स को मैं एक्स लेके आना है ना भाई रिलेशन के अंदर, भाई इसका डबलेट होना चाहिए। अब कोई भी निवासी अगर सेम ही नाम लिख दो तो यार जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहीं पे मैं काम करता हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कोई आपत्ति होगी आपको? हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ जैसे इस कमरे में, तो मैं इसी कमरे में कर रहा हूँ ना, अगर दोनों जगह मेरा ही नाम लिख दिया गया तो जगह तो सेम ही रहेगी। हर निवासी जहाँ पे काम करता है खुद वहीं पे तो काम करेगा, है ना। अभी बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट क्योंकि मुझे डबलेट लाना तो मैं कहूँगा एक्स वा, जैसे यहाँ पे था ना एक्स वा वाई, तो वाई की जगह भी एक्स लिख दो। कहने का मतलब होता है कि जब आप रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य दिखाते हो तो स्वयं को लिखना होता है। यहाँ पे एक्स तो वाई की जगह भी एक्स लिखना होता है। इस ट्रिक को याद रखना कि स्वतुल्य दिखाने के लिए आप जहाँ पर वाई है वहाँ पे एक्स लिख के देखो कि काम बन रहा है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा एक्स वा, वाई की जगह एक्स, एक्स वा एक्स एक ही। अब मेहनत क्यों करूँ भाई, जब यहाँ पे लिखा ही हुआ है भैंस की आँख, तो इसको ले आता हूँ छाप के, है ना। एक्स वाई एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। भाई कोई व्यक्ति स्वयं जहाँ पे काम कर रहा है उसका नाम दो बार लिख दो, व्यक्ति एक ही तो जगह भी एक ही रहेगी। इसका मतलब एक्स कोमा एक्स रिलेशन में बिलोंग करेगा हमेशा जब भी कोई भी एक्स इस नगर में रह रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो रिलेशन है वह स्वतुल्य है। आर क्या है? स्वतुल्य है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब सिमेट्रिक है कि नहीं, यानी कि सममित है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा माना एक्स कोमा वाई बिलोंग करते हैं रिलेशन में। कब? फॉर ऑल एक्स और वाई कहाँ पे होने चाहिए? समुच्चय ए में होने चाहिए भाई, है ना। ये हर बार लिखना मैं भूल गया, अब लिख लेना। एक्स वाई मतलब इसी सेट से आने चाहिए, तब एक्स कोमा वाई लिखना होता है। ठीक है, अब अगर ये कब होगा? ये तभी तो हो सकता है भाई, एक्स कोमा वाई कब आएंगे? जब एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हो एक समय में, है ना। समय अलग अलग नहीं है, ये मत कह देना कि अगर सेम व्यक्ति हो 10 बजे वो कहीं और काम कर रहा है, 12 बजे कहीं और काम कर रहा है, तो जगह तो अलग अलग हो गई व्यक्ति के एक रहते हुए भी। तो मैं कहूँगा भैया वो अलग अलग टाइम पे ही पॉसिबल है, एक ही टाइम पे एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह पे नहीं हो सकता। आप साइंस फिक्शन मूवी नहीं चल रही है यहाँ पे, है ना, कि आपने यहाँ पे मल्टी यूनिवर्स की खोज कर लिया, मल्टीवर्स खोज लिया है, वही व्यक्ति इस यूनिवर्स में कहीं और है, उस यूनिवर्स में। ये सब बकवास नहीं करनी अभी, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी हमें नहीं देखनी है भाई। सिंपली भाषा, सिंपली में रहो, मूवीज़ में मत घुसो अभी, ठीक है। तो एक्स व एक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक्स व वाई। अगर एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते तो मुझे इसका उल्टा लाना है। मतलब मुझे एक्स वाई अगर ये दिख रहा है रिलेशन में, तो अगर मैं वाई एक्स ले आऊँ तो ये हो जाएगा सम्मित। अब वाई एक्स लाने में क्या दिक्कत है यार आपको? मतलब आप क्या करो, यही डेफिनेशन मैंने दोबारा लिखा, है ना। तो सोचो, अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि एक्स व वाई एक ही जगह पे काम करते हैं, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वाई व एक्स एक ही जगह पे काम करते हैं? अरे यार, मैं और आप एक ही जगह पे काम करते हैं, इसका उल्टा बोलूँ, आप और मैं, पहले मैं फिर आप, या फिर पहले आप और मैं, किसी का नाम भी पहले ले रहा हूँ, एक ही बात है ना। यानी एक्स और वाई अगर एक ही जगह पे काम करते हैं तो इसका उल्टा कर दो, वाई और एक्स भी एक ही जगह पे तो काम करते हैं, है ना। इसका क्या मतलब हुआ भैंस क्या? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वाई कोमा एक्स रिलेशन में बिलोंग करता है। अब अगर आप देखोगे कि भाई एक्स वाई रिलेशन में था तो वाई एक्स भी रिलेशन में आ गया, इसका मतलब जो रिलेशन यानी कि संबंध है वो सिमेट्रिक यानी कि सममित है। सिमेट्रिक यानी कि सममित है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात क्या? यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या? एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, चलो ठीक है। अब ये था इसका कौन कौन सा हिस्सा हमने किया, स्वतुल्य वाला और सम्मित वाला। अभी ट्रांजिटिव वाला रहता है। ट्रांजिटिव वाला देखो कैसे करेंगे। ट्रांजिटिव वाले के लिए हम क्या लिखते हैं, माना एक्स वाई
है ना, रिलेशन में है एंड वाई जेड रिलेशन में है ना, कब, जब एक्स वाई जेड उसी सेट से आ रहे हैं भाई, ए से, ठीक है। अच्छा, अब इससे मुझे एक्स जेड लेके आना है या चेक करना है कि वो है कि नहीं, तो मैं ये कब बोल सकता हूँ, एक्स वाई रिलेशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्स व वाई है ना एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं, काम करते हैं, है ना। ये कैसे पता लगा, ये पता लगा इसके होने से, और इसके होने से क्या पता लगेगा, अगर वाई जेड, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि वाई और जेड भी एक ही जगह पे काम करते हैं। तो मैं इसको दोबारा ना लिख के इसकी मदद से दोबारा लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वाई व जेड एक ही जगह पे काम करते हैं, टाइम सेम है। जैसे जगह का नाम ले लो यार, जगह का नाम ले लो, ठीक है, कि भैया ये किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, है ना, या जगह कोई मतलब मान लो दिल्ली, ठीक है। तो एक्स व वाई दिल्ली में काम कर रहे हैं, यानी एक्स कहाँ काम कर रहा है, दिल्ली में, वाई भी काम कहाँ कर रहा है, दिल्ली में। अगर वाई दिल्ली में काम कर रहा है तो ये वाई कहाँ पे काम कर रहा है, दिल्ली में, और जहाँ पे वाई काम कर रहा है वहीं पे जेड काम कर रहा है, मतलब जेड भी दिल्ली में ही काम कर रहा है। सेम टाइम है भाई, टाइम अलग अलग मत, ये मत बोलना आज दिल्ली में था कल मुंबई में चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर जगह दिल्ली है तो एक्स और वाई दिल्ली में है, तो वाई फिक्स हो गया दिल्ली में। अब इस लाइन से पता लग रहा है जहाँ पे वाई है वहीं पे जेड है, तो हमें ये पता लग गया वाई दिल्ली में है, तो जेड भी दिल्ली में ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब है कि एक्स और जेड भी दिल्ली में, सारे दिल्ली में है ना, तो एक्स और जेड भी दिल्ली में, तो एक्स व जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब एक्स कोमा जेड बिलोंग करता है रिलेशन में, क्योंकि अगर एक ही जगह है तो इनको रिलेशन में रखा जा सकता है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि जो रिलेशन है ये संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव है। ये क्या है, संक्रामक है। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही ये समझ में आया, ये वाला खुद आपको करना है ना। एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वो जगह थी, ये मोहल्ला है, बिल्कुल वही सवाल है यार, है ना। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं सेम एज पार्ट ए, मतलब ये पार्ट ए की तरह से ही है, तो आप इसको खुद से कर लेना, डू योरसेल्फ, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लेना। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आई है, तो अब सी पार्ट करते हैं। देखो जिसका पार्ट सी है, इसमें क्या कह रहा है, आर एक्स कोमा वाई, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ध्यान से देखो कि भाई रिलेशन जो है, ठीक है, इसमें क्या है, एक्स कोमा वाई, ठीक है, सच दैट एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखो एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x में से अगर y की हाइट घटा दी है तो 7 सेंटीमीटर बचेगा, है ना। इसका यूज हम आगे करेंगे। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। और याद रहे कि भाई ये रिलेशन भी कहाँ पे डिफाइंड है ना। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, a to a, है ना। मेंशन कर देना कि a क्या है, याद है ना आपको, नगर के निवासियों का समुच्चय है, याद आ रही है बात, ठीक है। तो वो लिख लेना, है ना, किसी नगर के, ये जो लिखा था ना मैंने, अरे कहाँ गया भैंस की आंख, ठीक है। नगर के निवासियों को कोई समुच्चय, याद रहे आपको, ये सारे क्वेश्चन उसी नगर के निवासियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि भैया देखो जितने भी निवासी x हैं, है ना, जो कि इस समुच्चय में हैं, y की जगह भी x से रिप्लेस कर दोगे, नहीं x कॉमा x रहेगा तभी तो काम बनेगा अपना। तो मैं बोलूँगा x स्वयं यानी कि x से ही, है ना, स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, यानी लंबा हो ही नहीं सकता, बराबर ही रहेगा ना भाई। खैर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो मुझे वो यूज़ करना पड़ रहा है, लंबा नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। कोई बंदा स्वयं से ही लंबा कैसे हो जाएगा या स्वयं से ही छोटा कैसे हो जाएगा, वो तो स्वयं के बराबर ही रहेगा ना भाई। इसका मतलब क्या है कि अगर आप y की जगह x से रिप्लेस करो तो x
बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन में वही y की जगह आ सकता है जो इस x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो। समझ में आ रही बात? x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो। अब मैं कहूँगा x तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि x स्वयं x से कैसे लंबा हो जाएगा भाई, है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो r है, इसका मतलब जो r है यानी कि रिलेशन है, यानी कि संबंध है, वह स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है भैंस की आंख, ठीक है। स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आप कहोगे सिमेट्रिक है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, ध्यान देना, मैं कहूँगा माना कि भैया चलो ठीक है x, y रिलेशन में है ना, फॉर ऑल x, y जो समुच्चय A में है। तो भैया अगर x, y रिलेशन में है, इसका मतलब x है ना, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मैं यहीं से लिख दे रहा हूँ, है ना, क्यों दोबारा मेहनत करना, ठीक है। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका उल्टा यानी कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, बल्कि उल्टा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब छोटा है तो भैया लंबा तो नहीं हो पाया y x से, यानी कि इसका उल्टा नहीं हो पाएगा, यानी y x बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में, क्योंकि ये y x, तब देखो बिलोंग करने का मतलब है y x y से लंबा होना चाहिए, पहला वाला दूसरे वाले से लंबा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे y यानी कि पहले वाला दूसरे वाले से छोटा हो जा रहा है अगर हम ऐसे लिख रहे हैं। तो इसका मतलब रिलेशन जो है ये सममित भी नहीं है, ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या? यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर अगर हो रही है क्या, तो मैं बताता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ पहले, फिर आगे देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, आ गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है, अगला हिस्सा। अरे बाहर चला गया क्या? ओहो, कुछ तो गड़बड़ा आ गया है ना। 1 मिनट रुको, मैं सही कर दूँ इसे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अरे ठीक है, अब जरा अगला पार्ट करते हैं, अब जरा अगला पार्ट करते हैं, यहीं कर लेता हूँ यार, उधर जगह तो है नहीं, ठीक है। अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट में देखो, जरा ध्यान से देखना, इसमें हम क्या बोलेंगे, माना, इसमें क्या बोलेंगे, माना, ठीक है। या फिर यह जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, अब समझ जाना यार, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखो अगला पार्ट, यानी यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखूँगा माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसका एक्स वाई अगर आर से बिलोंग है, मतलब क्या है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है ना, यानी कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अभी वो करने के लिए अच्छा रहेगा कि आप ऐसे लिख लो, यानी कि x बराबर हो जाएगा y प्लस 7, है ना, या फिर x में से y घटाएं तो 7 बचता है। इसी तरह से अगर x y बिलोंग करता है तो x y से लंबा, अगर y z बिलोंग करता है तो y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर आप ऐसे करना सीख जाओ ना तो बहुत जल्दी कर लोगे ट्रांजिटिव वाला पार्ट, है ना, ऐसे जनरलाइज, यानी इस चीज़ को मैथमेटिकली स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना सीख जाओ तो y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब क्या, y जो है वो z से 7 ज़्यादा है। अब जरा ये होगी पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। इसमें क्या करो ना, मुझे रिलेशन किसके बीच में चाहिए भाई, मुझे रिलेशन चाहिए एक्स जेड। देखो एक्स वाई है, वाई जेड है, तो मैं एक्स जेड के बारे में क्या बोल पा रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। एक्स जेड बारे में चाहिए तो मैं वाई गायब कर दो। वाई कैसे गायब करोगे, देखो एक्स बराबर क्या है, वाई प्लस 7, वाई की वैल्यू पुट कर दो। वाई की वैल्यू क्या रखोगे भाई, वाई की वैल्यू क्या है, जेड प्लस 7, जेड प्लस 7 इस वाई की जगह रख दो, है ना, तो वाई की जगह आ गया जेड प्लस 7, और ये 7 पहले से ही है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, z प्लस 14, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ z है। भाई x जितना है y उससे 7 ज़्यादा है, और z इस y से भी 7 ज़्यादा है, तो x से तो 14 ज़्यादा हो जाएगा ना भाई। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, क्योंकि x से y ज़्यादा था, y से भी z ज़्यादा है, तो x से तो बहुत ज़्यादा हो गया ही। तो आप ऐसे भी समझ पाओगे यहाँ से, ठीक है, कि अगर y
सॉरी एक्स वाई से ज़्यादा था 7, और जेड जो है वो वाई से भी, वाई जो है जेड से भी 7 ज़्यादा है, तो एक्स जेड से 14 ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ पाओगे, ठीक है ना, कि भैया देखो सबसे छोटा यहाँ कौन है, जेड है ना, जेड से 7 ज़्यादा कौन है, वाई, और जो एक्स है वो उससे भी 7 ज़्यादा है ना, जेड वाई एक्स, है ना, वाई जो है जेड से, यहाँ पे आप देख लो 7 ज़्यादा है, और जेड जो है, सॉरी ये एक्स है, और एक्स जो है वो वाई से भी 7 ज़्यादा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप यहाँ देख रहे हो तो वाई जेड से 7 ज़्यादा है, मान लो ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है ना, जेड मान लो अगर इतना है तो ये क्या है, उससे 7 ज़्यादा। अब जो एक्स है वो वाई से भी 7 ज़्यादा है, तो मतलब जेड से तो 14 ज़्यादा हो गया ना भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक्स जेड से 14 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है ना कि 7। तो इसका मतलब एक्स जेड तो बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि बिलोंग करने के लिए 7 ज़्यादा होना चाहिए था। तो इसका मतलब कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि नॉट ट्रांजिटिव या फिर नॉट संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये हो गया इसका सी पार्ट। अच्छा, डी पार्ट क्या कहता है, डी पार्ट कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स वाई रिलेशन में आएंगे। इसमें भी ट्रांजिटिव वाला पार्ट आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों है या क्यों नहीं है। उसमें भी वही रीजन लगेगा, जब हम किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं गलत या सही, तो हमें सही मानना होता है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। चलो यहाँ पे आओ पहले। ठीक है, तो फिर से यार आप समझ जाना कि यहाँ पर ए कोई समुच्चय है जो है ना किसी नगर के, है ना, नगर के निवासियों का समुच्चय है, लिख लेना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। और जो रिलेशन है याद रखना, उसी नगर के निवासियों से उसी नगर के निवासियों के बीच में है, यानी ए टू ए है भाई साहब। ठीक है, अब जो रिलेशन है वो डिफाइंड कैसे है ना, जो रिलेशन है ना, बार बार इधर करना होता है, पहले से कर देता हूँ। जो रिलेशन है वो डिफाइंड कैसे है कि इसमें x कोमा वाई आएगा, x वाई से रिलेटेड होगा, संबंधित होगा, अगर x जो है वो y की पत्नी है, x जो है वो y की पत्नी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि भैया अगर आप इसको स्वतुल्य दिखाना चाहते हो तो मैंने क्या कहा, y को भी x से रिप्लेस कर दो। क्या x की पत्नी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती ना, कोई खुद की पत्नी कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ये स्वतुल्य तो नहीं है, देखते ही समझ में आ रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे यहाँ पे भैया कोई भी x या जितने भी x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इस शहर, यानी इस नगर के समुच्चय में होगा, तो हम बोलेंगे x। मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य दिखाने के लिए y को x से प्लेस कर दो, है ना, x कोमा y था तो x कोमा x लिखो। x की ही पत्नी नहीं हो सकता कभी, x की पत्नी है ना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती क्यों लिख रहा हूँ यार, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी मतलब जो पहले लिखा है ना वो फीमेल है, तभी तो ऐसा हो सकता है। जो पहले लिखा है वो फीमेल होना चाहिए, बाद में लिखा जो मेल होना चाहिए, तभी तो एक्स वाई की पत्नी होगा। अब मैं एक्स में एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मैंने कहा ये फीमेल है, फीमेल की पत्नी नहीं हो सकती भाई, है ना, नहीं हो सकता लिखना थोड़ा गलत लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक्स कोमा एक्स बिलोंग ही नहीं करेगा कहाँ पे सर, रिलेशन में, है ना। हालांकि आप नहीं हो सकता भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है ना जो ए में है, अब ए में तो पुरुष भी होंगे, खैर वो लिख सकते हो, है ना, लेकिन उसके लिए फिर यार है ना पहले वाला अगर मान चुके फीमेल तो इसलिए मैंने उस लैंग्वेज में लिखा है, अब दोनों तो नहीं लिखोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो रिलेशन है वो स्वतुल्य नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अभी गला बैठ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आया, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आया भैंस की आँख, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, यानी कि सममित है कि नहीं। तो मैंने लिखा माना x कोमा वाई बिलोंग करता है रिलेशन में, है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, एक्स वाई मेरे बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स वाई की पत्नी है, तभी ऐसा रहा होगा। तो अगर मैं इसका उल्टा करूं, यानी वाई एक्स का क्या है, तो वाई एक्स का पति है भाई, ना कि पत्नी, पति है। अब जब पति है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि भाई उल्टा वाला तो बिलोंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि रिलेशन में वही चीज़ों को लिखना है जिसमें पहला दूसरे की पत्नी हो, जबकि यहाँ पे पहला दूसरे का पति बन जा रहा है, ना कि पत्नी।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सममित नहीं है ना। इसका मतलब जो आर है वो सममित, आर जो है वो सममित नहीं है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, याद रखना। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। भैया ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करोगे भैंस की आंख, वो आपको सोचना होता है ना। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, हम बोलेंगे यहाँ, ध्यान से देखना। अब आपको थोड़ा झटका लगने वाला है जिन्होंने पिछले ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में, है ना, पहले पार्ट के सेकंड क्वेश्चन में। ध्यान से देखना, नहीं दिया कोई बात नहीं, थोड़ा झटका लगेगा बट समझ में आ जाएगा। मैं बोलूँगा यहाँ पे हम x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r मौजूद है ही नहीं। अब आप कहोगे ये क्या बकवास कर रहे हो यार, ये मौजूद नहीं है, आपको कैसे पता लगा? मौजूद नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि देखो यार, मैं बोलूँगा x, y अगर हो, यानी कि इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूँ मैं बोलूँगा यहाँ पे तो लगा दो, है ना। यानी कि अगर x, y हो तो y, z मौजूद नहीं है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि y पुरुष है तो y, z नहीं होगा रिलेशन में। ठीक है, या फिर इतना ही लिख के छोड़ दो, y पुरुष है ना, तो इतना समझाओ मत, टीचर समझ जाएंगे। ध्यान से देखना भाई, देखो x y की पत्नी है ना, x यानी कि महिला है, x क्या होनी चाहिए, महिला, और y क्या होना चाहिए, पुरुष। तो मतलब y अगर पुरुष है तो यहाँ पे y का जेंडर थोड़ी चेंज हो जाएगा, y ही तो रहेगा। तो y फिर से क्या है, पुरुष है, और ये z भी क्या है, पुरुष है, क्योंकि भाई इसको पति बनना था, है ना। जो पहले लिख रहे हो पत्नी, बाद में पति, तो भैया पुरुष की पत्नी कैसे बन जाएगा? इसका मतलब अगर एक्स वाई मौजूद होगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं। अगर ये वाई पे खत्म हो तो ये वाई से शुरू हो। मैंने क्या बोला कि एक्स वाई अगर बिलोंग करता है तो वाई जेड होगा ही नहीं। इसका मतलब कि भैया एक्स जेड की जांच नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब ये बिलोंग करता है या नहीं करता है, इसकी जांच यहाँ नहीं हो सकती है, तो ऐसे में माना जाता है कि ये बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, जब किसी चीज़ को गलत ना साबित किया जाए, सही ना साबित किया जा पाए, यानी दोनों गलत ऐसे साबित नहीं कर पा रहे हो, तो उसको मान लिया जाता है कि वो है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने फिर से बताया था आपको, जब किसी ने मान लो कोई जुर्म किया, पुलिस ये साबित नहीं कर पा रही है किसी ने किया है या नहीं किया है, इवन जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक भी उसे निर्दोष ही माना जाता है, भले ही उसने दोष किया हो ना किया हो। तो वैसे ये साबित ही नहीं हो पाएगा कि एक्स जेड बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया एक्स जेड तो आप तब ढूंढोगे ना जब एक्स वाई हो और वाई जेड भी हो, ताकि आप वाई वाई हटाओ तो आपको पता लगे एक्स क्या है जेड क्या है। अब जब यहाँ पर वाई जेड वाला पेयर ही नहीं मिलेगा आपको, क्यों? क्योंकि जैसे एक्स वाई बिलोंग करेगा, एक्स महिला है, वाई पुरुष है, तो यहाँ पे वाई पुरुष होगा तो वो पुरुष किसी की पत्नी कैसे बनेगा यार? सीधी सी बात है। तो मतलब वही नहीं है। तो जब ये दोनों में से एक एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा ही नहीं कर रहा, यानी कि आप वाई वाई कैंसिल करके एक्स जेड ही नहीं पता लगा पा रहे। जब एक्स जेड आपको पता ही नहीं क्या है, तो आप ये कैसे चेक करोगे कि एक्स जेड है कि नहीं? तो इसीलिए आपको मानना पड़ेगा उस केस में कि एक्स जेड बिलोंग करता है। जब कोई चीज नहीं या गलत, हाँ या ना साबित की जा पाए, सही या गलत, उसको सही माना जाता है। तो मतलब ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा हमें पता ही लग रहा, तो हम मानेंगे बिलोंग कर रहा है। इसीलिए है ना, इसीलिए नहीं हो सकती। ऐसे में याद रखना, ऐसे में आर संक्रामक माना जाता है। असलियत में संक्रामक नहीं माना जाता, असलियत में ये माना जाता है कि ये बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम दोनों ही नहीं प्रूफ कर रहे। अब ये बिलोंग कर रहा है तो संक्रामक ही माना जाएगा, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ, ऐसे में आर संक्रामक होता है ना। अब ये स्पेशल केस है भाई, चाहो तो इस पे स्टार मार्क कर लो भैंस की आंख। और जिन बच्चों को लग रहा है कि दूसरा पार्ट उनके एनसीईआरटी में दिया है ट्रांजिटिव नहीं है, और ये वाला पार्ट देखो उनकी में दिया होगा ट्रांजिटिव है, तो समझ जाना कि जब हम ऐसा प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि वो चीज़ है। फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। पैरेलल लाइन है ना, आपको पढ़ाया जाता है कि पैरेलल लाइन भैंस की आंख इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। अब आपको पता है पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलती,
बट सामने वाले को पता है कि ना तुम कभी इन्फिनिटी तक पहुंचोगे, ना उसकी बात को गलत साबित कर पाओगे। इसीलिए जब मैंने कहा कि पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे मिलती है और आपने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तो मैं कहूंगा मेरी बात को गलत साबित करके दिखा दो, जाओ इन्फिनिटी पे, आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ऐसे में मेरी बात सही मानी जाएगी। अगर आपकी बात को गलत साबित नहीं किया सकता, सही भी साबित नहीं किया जा सकता, दोनों ही साबित नहीं किया सकता, तो उस केस में उस बात को सही मान लिया जाता है। जब तक आप किसी चीज को गलत साबित नहीं कर सकते, सही ही मानना पड़ता है। उसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन संक्रामक है होगा भाई, भले ही आप चेक नहीं कर पा रहे हो भैंसियां, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं खुद नहीं कर रहा है ना, ये खुद से कर लेना। मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं आपको इसमें हिंट देता हूँ जो आपकी मदद करेगा। अगर आपने अब तक इन क्वेश्चंस को देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पहले स्वतुल्य दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा एक्स एक्स बिलोंग करता है। ये कह रहा है एक्स वाई बिलोंग ही तब करेगा जब एक्स वाई का पिता होगा। तो यहाँ पे ये एक्स एक्स का ही पिता तो हो नहीं सकता, कोई स्वयं का पिता कैसे होगा, तो एक्स एक्स कभी बिलोंग नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा होगा मतलब एक्स वाई का पिता होगा, तो वाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वाई तो फिर एक्स का बेटा हो जाएगा, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और उसी तरह से ट्रांजिटिव जब चेक करने जाओगे कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और वाई एक्स बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मतलब एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, तो एक्स और जेड में बाप बेटे का नहीं बल्कि पोता और दादा का फर्क मतलब रिलेशन आ जाएगा। तो यानी कि एक्स जेड भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि रिलेशन में वही आएगा जब इनमें बच्चे एक्स वाई का पिता हो, यानी पहला दूसरे का पिता हो, तो वहां पे तो दादा पोता वाला कहानी चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वो भी नहीं होगा। तो ये आप खुद से करना है यार, ये छोटा सा आपका टास्क है, आपके दिमाग की एक्सरसाइज भी रहेगी कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन एकदम खतरनाक लेवल पे आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं फिर से भैया कि टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना इस लेक्चर का। ये लेक्चर कैसा लगे कमेंट बताना, बहुत चिल्ला चिल्ला के बहुत ही एनर्जी के साथ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो सारी चीजें आपको ये समझाई मैंने, ठीक है। तो आप लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, भैंस क्या, ठीक है, तुम्हारी इच्छा, लेकिन कमेंट्स में मुझे बता देना कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, तरीका अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़ाने का, और मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कमेंट्स में बताना, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है भैया कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो आप लोगों को के काम आ रहा है, आप लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।